नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। आज पूरे दिन की हमने सारी महत्वपूर्ण खबरें की हैं, मिड डे मुद्दा से लेकर के और वांगचुक तक। लेकिन पूरे दिन की भारत के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर हम करने जा रहे हैं वो हॉट टॉपिक की खबर। इसलिए इस खबर के तमाम तकनीकी छोटे-छोटे पहलू इनको समझिएगा हमारे साथ आप भी, और आपके भी कुछ सुझाव सजेशन होंगे हमारे इस कंटेंट को और बेहतर करने के लिए, तो आप भी दीजिए, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट का जो संघर्ष है, एग्रेशन जो अमेरिका और इजराइल का है, ईरान में जो तबाही है और ईरान का रिटेलिएशन जो है, उस सबके बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी का वो डिजास्टरस दौर, उसका आज हम आपको प्रत्यक्ष दर्शन करवाएंगे। घर बैठे दर्शन कीजिए हमारे साथ। ईरान ने पिछले 24 घंटे के भीतर मोदी का 100% सच बता दिया है। मोदी का डंका जो बज रहा था वो ढोल भी फोड़ दिया है। वो भी जो ढोल है ना, डंका बज रहा, ढोल भी फाड़ दी। ब्रिक्स, हम अध्यक्ष हैं इस वक्त ब्रिक्स के। मुझे लगता है पिछले 3-4 साल से ब्रिक्स का नाम ही भारत में लोगों ने लेना बंद कर दिया, उसकी चर्चा बंद कर दी है कि जब भी ब्रिक्स का नाम लेंगे तो मोदी की दीवार से 4 ईंटें खिसक जाएंगे, 4 ब्रिक्स निकल जाएंगे। वो जो फर्जी डंके वाली दीवार है, उस ब्रिक्स में बुरी तरह फंसे हैं। कैसे? मैं कहा ना, बहुत तकनीकी, बहुत सामान्य है, लेकिन तकनीकी पक्ष है और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जयशंकर की भी पोल खुली है, हमारे विदेश मंत्री। कैसे 2 लाइन लिख करके आदमी भाग जाता है सच छिपा करके। अगर ऐसा विदेश मंत्री हमारा है तो मैं यही कामना करूंगा अगला विदेश मंत्री जब भी कोई मिले कभी भी देश को, तो ऐसा ना मिले और ऐसा कभी ना मिले। अफसर जो इस भारत सरकार के अफसर हैं, उन्होंने ही सारी झूठ जो है उस पर मुहर लगा दी है। वो डायरेक्ट लगावे या इनडायरेक्ट लगावे। मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं, फिर चलेंगे हम हेमंत भाई के पास। सबसे पहले इस देश के सबसे विश्वसनीय अखबार हिंदू की हेडलाइन एक दिखाता हूं। ब्रिक्स शुड प्ले ए रोल इन सपोर्टिंग ग्लोबल सिक्योरिटी, सेज ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर अरागची कॉल्स फॉर कंडेमनेशन ऑफ यूएस इजरायली स्ट्राइक्स। अब इसको बहुत सिंपल हेडलाइन लग रही होगी क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। क्या कहा कि ब्रिक्स को ग्लोबल सिक्योरिटी, वैश्विक सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभानी चाहिए और अमेरिका और इजराइल के आक्रमण की निंदा करनी चाहिए। ये ईरान के विदेश मंत्री ने कहा। इतना ही से आपको समझ में आ गया होगा कि ईरान के विदेश मंत्री ने भारत से कहा कि अमेरिका और इजराइल के अटैक की निंदा करो। आप कल्पना कीजिए, निंदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो होर्मुज से आने देगा जहाज ईरान? नहीं आने देगा तो फिर कैसे आ रहे हैं जहाज? आ रहे हैं तो क्या मांडवली हुई है, क्या तय हुआ है, क्यों छूट मिली है? क्या ये छूट घंटे 2 घंटे की है? क्या एक जहाज 2 जहाज की है? अभी सब चर्चा खुल जाए। आगे भी हिंदी वाले पे आते हैं। इकलौता हिंदी का पोर्टल है जिसने लिखने की हिम्मत की है। दिन भर कितना भी गोदीपंथी कर ले, लेकिन चलो एक खबर तो अच्छी लगा दिया। पश्चिम एशिया संकट पर ईरान की ब्रिक्स वाली शर्त, बढ़ाई भारत की टेंशन। लिखा भी है, साफ लिखा है, बढ़ाई भारत की टेंशन, बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। मोदी को आगे लिख देता तो और अच्छा होता। आगे चलिए, अब जरा खबर के भीतर चलते हैं। लाइए फटाफट ले आइए खबरों को, तो फिर चला जाए इसके और डिटेल एनालिसिस में। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। ईरान इजराइल संघर्ष शुरू होने के 2 सप्ताह बाद से भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों ने चौथी बार बात की। एक एक फैक्ट दिमाग में रखते जाइएगा, चौथी बार बात की।
इसमें तेहरान ने बढ़ते संकट पर ब्रिक्स देशों से एकजुटता की मांग की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार रात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से बातचीत हुई थी। ये वाला और लाइन याद रखिएगा कि मोदी की बात हुई थी मसूद पेजेस्कियान से, इसको और अंडरलाइन करके रखिएगा। आगे चलिए, आगे चलिए। वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, साल साल भर पे घूमता रहता है, तो इस समय भारत के पास है। एजेंडा सेट करता है जिसके पास अध्यक्षता होती है। ये बहुत बड़ी बात है। जो स्टेटमेंट वगैरह जारी होता है, बहुत मतलब अध्यक्ष के पास एक होती है, जब जिस साल अध्यक्षता होती है तो उसके पास बड़ी ताकत होती है, पहल किसी चीज को, कोई नई पहल करनी हो। ईरान के इस बयान ने निश्चित तौर पर भारत की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मौजूदा संकट पर संयुक्त बयान जारी करना काफी चुनौतीपूर्ण है। ब्रिक्स के 3 सदस्य ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सीधे तौर पर इस क्षेत्रीय तनाव से जुड़े हुए हैं। आगे चलिए, आगे चलिए। बुधवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष, ये वाला पैरा भी ध्यान रखिएगा हेमंत भाई आप भी, ईरान ने कहा, अब यहां पढ़िए, जयशंकर और लावरोव के बीच बातचीत हुई और उस वहां बातचीत में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। ऐसा माना जाता है कि ब्रिक्स सदस्य देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और सभी प्रकार के स्वीकार्य बयान तैयार करने को लेकर प्रारंभिक स्तर पर बातचीत शुरू कर चुका है। यानी जो ईरान ने कहा है, लावरोव भी वही कहेगा। लावरोव ने भी, क्योंकि लिखा है ना कि उस मुद्दे पर बातचीत हुई, इस मुद्दे पर चर्चा हुई, तो लावरोव ने ईरान वाली बात पर एक रद्दा और रख दिया। आगे चलिए। जहां संघाई सहयोग संगठन एससीओ, एससीओ याद है ना वो वाला जिसमें चाइनीज में मतलब मैंडेरियन और रशियन दोनों में हंसे थे मोदी जी, वही एससीओ। एससीओ की ओर से ईरान पर सैन्य हमलों की निंदा करना अपेक्षाकृत आसान था, वहीं ब्रिक्स के लिए साझा रुख तय करना अधिक संवेदनशील है और जटिल प्रक्रिया है। इस साल के अंत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में ही आयोजित होना प्रस्तावित है। हालांकि एससीओ में आसान और ब्रिक्स में कठिन, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। एससीओ में क्या है, संघाई सहयोग संगठन, उसमें चीन है, पाकिस्तान है, भारत है, जो है चीन तो है ही है। वहां पर अगर आसान है तो मैं एक लाइन यही बोल दूं, एससीओ में पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुनीर और शहबाज, सऊदी अरब, हमसे ज्यादा सऊदी अरब से पाकिस्तान के संबंध करीबी हैं, जाके मुनीर और शहबाज बैठे हुए हैं, दूसरा राउंड मुनीर का लग रहा है। तो एससीओ की निंदा में तो सऊदी अरब की वजह से आपकी निंदा फंस रही है, ये कहे ना एनालिसिस के भीतर घुस के हम लोग दिखाएंगे। अगर सऊदी की वजह से फंस रही है तो एससीओ में पाकिस्तान भी है, तो वहां पे नहीं करने देता, वो कहेगा नहीं सऊदी है भाई। कैसी बातें हैं ये सब। अब आते हैं जरा और बड़े इस तथ्य को और थोड़ा खोल के देखते हैं और सीधा अब प्रत्यक्षदर्शियों को लाते हैं। ए डिटेल्ड कन्वर्सेशन दिस इवनिंग with Foreign Minister Araghchi on Iran on the latest developments regarding the ongoing conflict. We agreed to remain in touch. इसको 3 बार पढ़ लीजिए। जयशंकर ने क्या लिखा कि डिटेल्ड कन्वर्सेशन, विस्तृत बातचीत हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची से, जो है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में, जो युद्ध में संघर्ष में लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई और हमने सहमति जताई आगे भी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए। बस कोई इंफॉर्मेशन क्या है क्या इसमें कि बातचीत क्या हुई, हमने क्या बातचीत की, कुछ नहीं है। अब देखिए, ऐसे कहा जाता है इसको, बहुत नग्नता पे बहुत विशेष बातचीत करते हैं ना मोदी जी, जानकार हैं इस विषय के। देखिए किसको कहते हैं कपड़े उतार देना। ये देखिए, लाइए भैया ईरान का, लोग कहेंगे ईरान के पक्ष में बोल रहा है, हमारा वाला जब नहीं बोलेगा दूसरा हमको बताएगा। हम इजराइल से अपना सच सुनते हैं, इजराइल बताता है कि मोदी हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ नहीं पता होता। ट्रम्प बताता है कि सीज फायर हो गया, हमें नहीं पता होता है। ट्रम्प बताता है कि इनको हम छूट दे दिया, हमें नहीं पता होता है तेल खरीदने का। ट्रम्प बताता है कि इन पे हम टैरिफ लगा दिए, ट्रम्प बताता है हटा दिए। देखिए अब इसको, ये जरा लंबा है, आप हेमंत भाई आप ही पढ़ दीजिए थोड़ा अंग्रेजी, हमारी अंग्रेजी में फिर ईरान वाले भी घबरा जाएंगे। पढ़ दो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए बहुत लंबा ट्वीट है, इसको पूरा पढ़ने की बजाय मैं सिलेक्टिव पोर्शंस पढ़ देता हूं ताकि जो रेलेवेंट बात रहे वो रहे।
ये बेसिकली हुआ क्या था, ये परसों रात को बात हुई थी विदेश मंत्री की, रागची की और सुब्रमण्यम की। जयशंकर ने तो उसका जिक्र करने से ही अवॉइड किया। कल सुबह सुबह सबसे पहले ये डिटेल आई ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बहुत लंबा चौड़ा डिटेल। और इसमें क्या कह रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री के साथ क्षेत्रीय मसलों पर जो भी हालात हैं उन पर बात हुई भारत के प्रधानमंत्री की। पहला इनिशियल वो है जिसमें उन्होंने अपने जो रीजनल डेवलपमेंट है सारे एरिया के अंदर उसकी बात की। आगे चलिएगा जरा, इन दिस टेलीफोन कन्वर्सेशन, इस बातचीत में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के विदेश मंत्री ने जो क्राइम, अपराध जो किए हैं यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के लोगों के खिलाफ 11 दिन से, उसके बारे में बताया। बच्चियों के स्कूल पर, प्राइमरी स्कूल पर, बच्चों मिनाब के अंदर जो अटैक हुआ मिसाइल, उसके बारे में बताया। और उसके बाद जिस तरीके सिविलियन साइट्स के ऊपर और सार्वजनिक स्थानों पर हमले किए उस पर, और जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे उनके ऊपर जिस तरीके से उनकी हत्या की गई। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि जो एग्रेसिव एक्ट किया है, जो इन्होंने अतिक्रमण किया है इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, वो ईरान के फंडामेंटल जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका वायलेशन है, यूएन चार्टर का वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, और सब तरह का मिलिट्री एग्रीगेशन किया गया है, सारे कानून तोड़े गए हैं। अब ये येलो वाला इंपॉर्टेंट है सबसे। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान एंड इंडिया ऑल्सो डिस्कस द कंसिक्वेंसेज ऑफ द यूएस एंड इजराइल मिलिट्री। दोनों विदेश मंत्रियों ने जो अमेरिका और इजराइल का जो अमेरिका ईरान के ऊपर सैन्य हमला है उसका, जो शिपिंग के ऊपर हमारी पूरी और हार्मूज में जो यातायात है उस पर पड़ रहे प्रभाव की चर्चा की। आगे चलिएगा, रेफरिंग टू ईरान प्रिंसिपल अप्रोच, उसके ईरान की बात बताते उन्होंने कहा कि हम कभी भी पर्शियन गल्फ को हमेशा सिक्योर रखना चाहते हैं, और उन्होंने याद दिलाया कि असुरक्षा जो है इस मामले में, इससे पूरे पर्शियन गल्फ के अंदर, फारस की खाड़ी के अंदर सारे का सारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और इसके लिए यूएस जिम्मेदार है। और फिर उसके बाद वो ब्रिक्स का जिक्र करते हैं। फिर वो ये कहते हैं, बेसिकली मैं संक्षेप में बता दूं, वो ये कहते हैं कि ये रीजनल के साथ साथ इंटरनेशनल मामला भी है, ये हमारा द्विपक्षीय मामला भी है, और ये हमारा मल्टीलेटरल फोरम्स का भी मामला, यानी कि ब्रिक्स का मामला है। ये उन्होंने साफ कहा। तो भारत को भी इसकी निंदा करनी चाहिए और ब्रिक्स को भी निंदा करनी चाहिए उन्होंने, क्योंकि अपने गजब देखिए कि सबसे पहले ईरान ने पूरा डिटेल दिया है, ये पूरे का पूरा डिटेल्स, और अपने जो अपने जयशंकर हैं लेजर आई वाले, उन्होंने केवल 2 लाइन लिख करके छुट्टी कर ली, जय हिंद जय भारत। ये अंतर है। अब आप असलियत बात पे आइए। असलियत जो खेल है वो कहीं और छुपा हुआ है। मोदी जी ने डंका बजाया परसों रात को, बजाया ना, कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की, ये की, वो की। वो ट्वीट दिखा दीजिएगा एक बार। मोदी जी ने वो ट्वीट दिखाया, बाकायदा लेट नाइट में बात हुई मेरी, उसके ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर फलाने से बात हुई, क्षेत्र की उस पर हालात पर बात हुई, गहरी चिंता जताई तनाव बढ़ने पर और लोगों की जान जाने पर, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो नुकसान हुआ उसके ऊपर चिंता जताई। सुरक्षा जो है भारतीय नागरिकों की और वहां पर सामान्य आवागमन के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटीज है, जो अपने क्या नाम है हार्मूज और ये सारा। और उसके बाद भारत का शांति और स्थिरता के प्रति भारत का समर्पण दोहराया डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू। ये लिखा महोदय ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने। इस घटना से लेकर के, और आशीष भाई अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं 36 घंटे हो गए, ईरान की तरफ से एक वाक्य का भी ट्वीट नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई एक वाक्य की। ये है प्रधानमंत्री जी के डंके की असलियत। खुद ट्वीट कर रहे हैं। जब ईरान के विदेश मंत्री से भारत का विदेश मंत्री बात करता है तो ईरान का विदेश मंत्रालय लंबा चौड़ा ट्वीट जारी करता है, दिखाया आपने, और भारत का विदेश मंत्री 2 लाइन लिख के भाग जाता है। ठीक, मोदी जी क्यों आए थे मैदान में कि हार्मूज खुल जाएगा, डंका बजाएंगे फर्स्ट क्लास, और मोदी की डिप्लोमेसी की जिंदाबाद होगी। अब हालत ये हुई कि आपने बात की, ट्वीट किया, और उन्होंने उसको एंडोर्स भी नहीं किया, एक्नॉलेज भी। वहां के राष्ट्रपति ने उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। आप उनका ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, ईरान सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट देख लीजिए, क्योंकि उनकी तो सब चीज ऑनलाइन आ रही है, सब कुछ ऑनलाइन। मोदी जी की उनसे बात हुई, इस पर ईरान ने एक भी शब्द नहीं बोला है, एक भी शब्द। और अब आपको जो सबसे बड़ी घटना का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसपे भगत कल से लहलोट है कि हमें छूट मिल गई, हमें ये हो गया, वो हो गया, 2 एलपीजी सिलेंडर, उस 2 एलपीजी के टैंकर, वो आपको पूरी घटना बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री ने बात की राष्ट्रपति से, उसके बारे में एक सिंगल वाक्य, एक सिंगल शब्द ईरान की तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, एक वाक्य। और जयशंकर ने किया, उसका इतना लंबा चौड़ा दे दिया। क्यों?
क्योंकि उनको पता है ब्रिक्स भारत की दुखती रग है। एक शब्द ये बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते ब्रिक्स के बारे में। आपको ध्यान होगा व्हाइट हाउस के सामने खड़ा करके ट्रंप ने क्या कहा था, याद होगा ना? आई विल ब्रिंग दिस ब्रिक्स ऑन टू माई नीज, दैट वाज द कोट। और मोदी वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे। उसी ब्रिक्स का प्रधान कौन है? या ब्रिक्स इज डेड, यहां से शुरू किया था। तो वहां पे मोदी जी खड़े हुए थे जो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। और इस समय ब्रिक्स की लीडरशिप किसके पास है, चेयर किसके पास है? भारत के पास। अब आप जाइए, तेहरान के साथ जो समझौता हुआ था भारत के टैंकरों को हरमुज से निकालने का, उसमें जो डिटेल जानकारी आई है वो ये है कि दिल्ली और तेहरान के बीच एक मौखिक बातचीत हुई और भारत ने लगभग 180 ईरानी नागरिकों को चार्टर्ड जहाज के द्वारा घर लौटने की अनुमति दे दी कोची से। ये कौन से जहाज थे, कौन से नाविक थे? आपको पता है ईरान का एक जहाज अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में हमारे उसके नजदीक, कोस्ट के नजदीक, ईरान का जहाज अमेरिका की टारपीडो ने हिट किया था। जहाज खत्म हो गया, काफी लोग मारे गए, कुछ गायब थे, कुछ की सारी चीजें हो गई। अब दूसरा वहां पर जहाज एक डिस्ट्रेस में था, उसको भारत ने हमारे यहाँ रुकने की अनुमति दे दी। वो सुरक्षा के लिए भी, वैसे भी उसकी कुछ मरम्मत की जरूरत थी। उस पर ये 180 ईरानी नाविक थे, उनको कल लौटने की अनुमति दी है। जबकि ईरान ने भारत जा रहे 2 एलपीजी टैंकरों को हरमुज से सुरक्षित रूप से पार करने की अनुमति दी। ये बातचीत मतलब एक्सचेंज ऑफर कि हमारा तुमने रखा है, पहुंचा दो हमारे बच्चे हमारे से। भाई ये एक मानवीय चीज भी होती है कि आपके सैनिक फंसे हुए, तो अगर मेरे टैंकर ना भी फंसे हो तो भी आपका इतना हक बनता है कि यार हम दोस्त रहे, मेरे इतने नाविक हाँ भेजो। तो मैं मना नहीं कर सकता, हम कितना ही बड़े वो अमेरिका से कितना ही कुछ कर ले, एक लोक लाज भी होती है। तो जो कल ये जो एलपीजी का ट्रांजेक्शन हुआ है उधर से आने का, ये केवल वहां तक था। और भगतों ने, धर्मेंद्र प्रधान ने और सब ने क्या क्या गदर मचाया सोशल मीडिया पे। मोदी जी ने बात की राष्ट्रपति से, वहां के ईरान के, सब कुछ खुल गया भारत के लिए, डिप्लोमेटिक जीत हो गई, मोदी का डंका बज गया। धर्मेंद्र प्रधान ने वो ट्वीट किया था, आपको याद होगा। उसके बाद भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम को, जो मंत्रालयों की होती है ना, उसमें फिर एक मेरे आप जैसे सिर्फ ने सवाल पूछ लिया कि साहब वो तो खुल गया जल डमरू भारत में, तो हरमुज की तो कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और उस पर बातचीत जारी। यानी कि इस देश को मूर्ख बनाने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आईटी सेल और केंद्रीय मंत्रालय ने ले रखा है कि जिस काम को उन्हीं की सरकार के मंत्रालय के सेक्रेटरी मना कर रहे हैं, उसी बात को उनका मंत्री झूठ बोल करके ट्वीट कर रहा है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मतलब ये किसी भी सरकार में ऐसा होना, ये ऐसा सिर्फ इस समय पूरी दुनिया में 2 सरकारों में देखा जा सकता है, एक ट्रंप की सरकार में और एक मोदी की सरकार में। वहां पे भी ऊर्जा मंत्री कुछ बोलता है तो युद्ध मंत्री कुछ बोलता है, विदेश मंत्री कुछ बोलता है। यहाँ हमारा एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बहुत ताकतवर मंत्री है, मोदी के बहुत खास हैं। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि खुल गया, और एमईए कहता है नहीं 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 खुला है, क्योंकि एमईए कह देगा अगर खुला है तो ईरान से खंडन आ जाएगा। डर इस बात का है। जयशंकर के इतने ट्वीट पे कितना बड़ा लिखा, जयशंकर के इतने पे इतना बड़ा डेढ़ पेज लिखा। और क्या लिखा, और क्या लिखा? अरागची ने कहा ब्रिक्स समूह को वैश्विक सुरक्षा में भूमिका निभानी चाहिए, और उन्होंने अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा करने का आह्वान किया सरेआम। ये उस ट्वीट के अंदर है जो उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि भारत अध्यक्ष के रूप में सभी ब्रिक्स साझेदारों के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक बयान पर कोई जानकारी नहीं है। ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की निंदा करने के लिए ब्रिक्स बयान जारी करने का तेहरान का अनुरोध भारत के लिए एम्बेरेसिंग साबित हो सकता है। एम्बेरेसिंग इज द वर्ड। और इकोनॉमिस्ट क्या लिखता है आज? इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि मोदी ट्रंप के डर में ईरान युद्ध को लेकर के चू नहीं कर पा रहे हैं। आज लीड स्टोरी है, मैंने भेजा है आपको, स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, वो भी आपका डंका है। सोचिए, केवल सोचिए, जो आपका पारंपरिक दोस्त, और उसकी आपकी दोस्ती कब से है? जब से इतिहास बना है तब से आपकी उसके साथ दोस्ती है। ये शब्द डंकापति है मेरे और आपके लिए। 11 बजे रात को आपने ट्वीट किया कि मेरी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत हुई, क्लियर? और ईरान का राष्ट्रपति उसको एंडोर्स तक नहीं करता, जबकि आपने उसको अटैच किया साथ में ट्वीट में, डॉक्टर सो एंड सो, ईरान के राष्ट्रपति का नाम लिख करके। उनके ट्विटर हैंडल को टैग करना बोलते हैं शायद उसको टेक्निकली। उन्होंने उसको ना एंडोर्स किया, ना उसको एक्नॉलेज किया। पूरी ईरान की सरकार ने मोदी से बातचीत पर एक शब्द नहीं बोला। और ताजा सुन लीजिए, थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। ईरान ने क्या घोषणा की है पता है आपको? कि जो भी टैंकर
तेल लेके जा रहे होंगे और जो चाइनीज मुद्रा में सारा काम कर रहे होंगे तेल का आयात, उनको हार्मूज से जाने की अनुमति होगी। सुन लीजिए कान खोल करके, ठीक। मैं इसको दिखा भी देता हूँ, जरा दो ट्वीट है वो ट्वीट दिखा दीजिएगा। ये तो विषय ही पूरा अलग, एक चर्चा ही। नहीं ये नहीं कल नहीं नहीं, बता नहीं। रहा हूँ, मैं ये आऊंगा इस पे, आप खोलने दो ये मुझे, एक बार विषय खोल ले दीजिए। विषय हाँ चलो आप कंप्लीट करो। ये विषय बहुत बड़ा है, ये विषय बहुत बड़ा है। मैं इतना कह दूं, इसका ताल शायद मुझे याद नहीं रहता, कार्यक्रमों में इतने कार्यक्रम हो जाते हैं कि भाऊ के साथ या हेमंत जी के साथ, दोनों में किसी के भी साथ जो है बातचीत में, ये कल ही मैंने कहा था कि ये जो डॉलर है ना, ये ईरान कहीं डॉलर को न खा जाए, मतलब डॉलर करेंसी अपने अगर खत्म हो गई तो। अपने शो अच्छा, में हम था, दोनों अपने तो हम हमने दोनों। इस पर चर्चा इस पर की थी। और ये कहीं ईरान का ये युद्ध वो ना हो जाए, ये जो होर्मुज में कहा है, ये इंफॉर्मेशन आज सुबह ही वो हुई कि अब जो भी चाइनीज करेंसी में पेमेंट करेगा वो लेके जाए, वो होर्मुज उसके लिए खुला है। यानी चाइनीज इसका अगर ये काम, ये जो है ना, अगर ये हिट हो गया, इसको नहीं रोक पाया अमेरिका, तो आप ये मान लीजिए कि सुपर पावर के रूप में अमेरिका का कोलैप्स है। अब आगे हम यस, हेमंत। केवल 24 घंटे पीछे चलिए, कल भी चर्चा हुई थी। 24 घंटे पहले क्या कहा था कि रूस के जहाज और चीन को जाने वाले जहाजों पर कोई रोक टोक नहीं है, हार्मूज में जा सकते हैं, कहा था। आज सुबह होते होते क्या हो गया वो, कि जो चाइनीज करेंसी के अंदर कर रहे हैं वो आराम से जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भारत वाली अनुमति कहां गई, जो भारत में आने वाले जहाजों को अनुमति दिलवाई थी संघी भाइयों ने, जो भक्तों ने दिलवाई थी। और दूसरा, असली खेल पेट्रो डॉलर का है। और जो रात को जो चाइना, जो अपने क्या नाम है, ईरान के जो उस द्वीप के ऊपर हमला किया है, उसका भी अगर आप कारण देखेंगे, वो भी ट्रंप का पागलपन है। वो इसीलिए उन्होंने वहां पर किया क्योंकि 90% तेल वहां से जाता है। तो ट्रंप बिल्कुल पगला चुका है, बौखला चुका है। और ये जो आज वाली घटना, इसको सामान्य घटना मत मानिएगा, ये उससे कहीं आगे है। आप जब चाइनीज करेंसी का जिक्र करते हो ना आशीष भाई, इसका मतलब समझिएगा क्या है, कि चीन ने अमेरिका और इसराइल के साथ वो काम किया है जो भारत के साथ किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और वो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी 3 दिन पहले, कि जो अमेरिकन एसेट्स, जो इजरायली एसेट्स की रियल टाइम लोकेशन है सैटेलाइट से, वो ईरान को चाइना दे रहा है। उसके बदले में ये चीज है कि जो भी चाइनीज करेंसी में तेल लिया गया है वो सुरक्षित हार्मोज से चला जाए। इस खेल को समझिएगा। एक तीर से चाइना कितने शिकार कर रहा है। भारत को एम्बेरस कराने के लिए क्या बयान दिलवाया विदेश मंत्री से, कि ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स को इन्वॉल्व कीजिए, आप ब्रिक्स के प्रधान हैं। ये बायलेटरल मामला नहीं है, ये मल्टीलेटरल मामला है। ये चाइना, अब ईरान सरेआम कह रहा है। अब ये सारा घटनाक्रम अब जोड़िए, इसमें भारत का है। भारत इज नोवेयर। वो जो अगर जयशंकर के शब्दों में कहूं तो वेयर वाज इंडिया, तो कहता है इंडिया वाज इन इंडिया। तो मोदी इज इन इंडिया, मोदी इज इन सिलचर डूइंग डंका। ये है आपकी परिस्थिति कुल मिलाकर के। सारा दिन सुबह से रात तक लफाजी करने के अलावा, डपोर शिंकी करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं होता। और जो खेल है वो चाइना कर रहा है मस्त मस्त तरीके से, और रूस कर रहा है बैठ के आराम से। और गजब देखिए, आप अमेरिका के सहयोगी हैं और आप अमेरिका की जांच के दायरे में हैं। देखी थी ना खबर कल, आप अमेरिका की जांच के दायरे में हैं, आपको दोबारा फिर से उसके अंदर लाया जा रहा है, जो जो टैरिफ के अंदर। और अमेरिका ने किसके ऊपर वो सैंक्शंस लगाई थी, रशिया के ऊपर। रशिया धड़ल्ले से तेल बेच रहा है, अरबों रुपया रोज कमा रहा है, मस्त। ठीक। चाइना सरेआम तेल ले रहा है ईरान से, और बदले में क्या दे रहा है, मिसाइल्स का फ्यूल दे रहा है। ट्रंप की आवाज नहीं निकल रही, ना किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, ना चीन के खिलाफ। और धमका की जांच किसकी करा रहा है, भारत की। ध्यान रखिएगा, ये ट्रंप अब भी भारत की जांच करा रहा है। ये है मोदी जी की विदेश नीति। इसके बाद आपको कुछ कहने को नहीं बचता। कुल मिलाकर के जो ये भक्ति रस की सुबह से शाम तक आप ये घंटियां तालियां तालियां सुन रहे हैं, उसकी असलियत ये है कि एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड को आपने सदा के लिए गवा दिया, ईरान जैसे दोस्त को। और किसके लिए, इजराइल जैसे आतंकी राष्ट्र के लिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। आज हालत यह है कि ट्रंप को भागने की जगह नहीं मिल रही आशीष भाई, भागने की जगह नहीं उस आदमी को। जितना सिरफिरा वो है, उससे ज्यादा नेतन्याहू है। और इस पूरे खेल में आज एक जिम्मेवारी की बात, एक और बात कह रहा हूं, इसकी जो पहला बलि का बकरा बनेगा ना, यू मार्क माई वर्ड्स, अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, उसकी नौकरी किसी भी समय जा सकती है, यू मार्क माई वर्ड्स।
चलिए जरा मैं दिखा देता हूँ, जब चर्चा आई है तो बाद की बात, बाद में उसके कितने इम्पैक्ट होंगे। ये करेंसी का खेल पूरी दुनिया में, ये जो आप लोग देख रहे हो हथियार का, गोला बारूद, मिसाइल, बम, ये सब सेकेंडरी हैं। पहला गेम ही है करेंसी का। जिस दिन डॉलर का पतन हुआ उस दिन दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। जिस आप बार बार सुनते होंगे ना, बड़े बड़े जो है राजनीतिक पंडित और विश्लेषक जो हैं, वो अक्सर एक चर्चा करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। ये शब्द सुनते होंगे आप, वर्ल्ड ऑर्डर। सारा वर्ल्ड ऑर्डर तहस नहस हो जाएगा जिस दिन डॉलर की जो है ग्लोबल करेंसी से हटा। ये देखिए, ये मिडिल ईस्ट आई लिखता है, ईरान में अलाउ ऑयल टैंकर्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ट्रेडिंग इन चाइनीज युआन। जो चाइनीज करेंसी में, युआन में जो भी ट्रेड करेंगे उनके लिए ये अलाउ किया जा सकता है। उसके बाद एक और देखिए खबर का जरा हिस्सा एक दिखा दीजिए, जिसमें हाँ, इसमें देखिए, ईरान जस्ट ऑफर्ड ए रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बट ओनली इफ यू पे इन युआन। सिर्फ उसी कंडीशन में। CNN confirms, citing a senior Iranian official, that Tehran is considering allowing a limited number of oil tankers through the strait provided the cargo is traded in Chinese yuan, not dollars. ये इस युद्ध में अब तक खैबर सेकन, हटा दीजिए आप, खैबर सेकन, खुर्रम शहर, जितने हथियार इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो उसका आज तो सबसे बड़ा जो उसका मिसाइल, सबसे लेटेस्ट मिसाइल है, वो भी अमेरिका ने इस्तेमाल कर ली, हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन सबसे लेटेस्ट मिसाइल शायद क्या प्रो, उसका नाम मैं बताऊंगा फिर आगे चर्चा में, इतने सारे तथ्य हो जाते हैं। तो सबसे खतरनाक हथियार का ये इस्तेमाल हुआ है। अगर होर्मुज से सिर्फ युआन वाले गुजरेंगे, डॉलर वाले नहीं गुजरेंगे, और ये काम 6 महीना हो गया। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं हेमंत भाई, 6 महीना। कैसे ग्लोबल एक्सेप्टेंस होती है? ऐसे ही तो होती है। 6 महीना हो गया, 6 महीना में तो जिसको आना जाना है भाई वो कहेगा युआन में करो, अब तो ट्रेड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमारा ट्रेड युआन में चले। है? फिर अमेरिका कहाँ होगा? ये महत्वाकांक्षा कि कनाडा भी हमारा स्टेट बन जाए, ग्रीनलैंड भी बन जाए, मैक्सिको बन जाए, ये महत्वाकांक्षा ऐसा न हो जाए कि अमेरिका के जो 50 स्टेट है खंड खंड हो जाए। वक्त नहीं लगता है, चिंगारी चाहिए फूस में बस। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो परिस्थितियां आज की तारीख में, मुझे ये लगता है कि जो कल रात को जो ये जैसे ही शेयर मार्केट बंद हुई और जो ईरान के मेन तेल के उस पर ठिकाने पे हमला किया, हालांकि अभी सामरिक ठिकानों पे हमला हुआ है, अगर कहीं उस पर चीज बढ़ी, तेल के टैंकर पे या तेल के किसी स्टोरेज उस पर, तो पूरी स्थिति क्या हो सकती है वर्ल्ड के अंदर, उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हो। और आज की तारीख में जिस परिस्थिति में ट्रंप फंसा हुआ है, वो पागलपन की हद से आगे निकल चुका है। इतना सेंसिटिव एरिया जहां करोड़ों अरबों बैरल तेल रखा हुआ है स्टोर, उस एरिया के अंदर जो ईरान के स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स है वहां पर हिट कर रहा है वो, अगर कहीं आग बढ़ गई, मान लीजिए अगर कुछ हो गया, तो पूरी दुनिया की स्थिति क्या होगी? पूरी दुनिया का 2% तेल वहां पर है इस समय। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में ट्रंप बौखला चुका है, पगला चुका है, और वो स्थिति इस पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है आशीष भाई। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं। और जो ईरान और रशिया खेल खेल रहे हैं उसमें ट्रंप बहुत बुरे तरीके से ट्रैप में आ गया है, लेकिन मजबूरी देखिए कि नेतन्याहू के प्यार में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा आज की तारीख में। वो दोनों उसको सरेआम ईरान की सब तरीके से मदद कर रहे हैं, और ये आदमी ना हाँ कर सकता है ना कर सकता है, फंसता जा रहा है ट्रैप में, केवल इतनी सी बात है। ये दलदल है। ये चीन, रसिया और ईरान के त्रिकोण में ये बरमूडा ट्रायंगल, चीन, रसिया और ईरान ने ये बरमूडा ट्रायंगल बना दिया है, जिस बरमूडा ट्रायंगल में अमेरिकी रसूख डूब जाएगा, उसको कोई गोताखोर खोज के भी नहीं निकाल पाएगा। बरमूडा ट्रायंगल की यही खूबी है, उसमें जो गया फिर वापस नहीं, मलबा भी आज तक नहीं निकल पाया जो जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गए। तो रसूख ये बरमूडा ट्रायंगल जैसा घातक ट्रायंगल बनाया है रसिया ने, चीन ने और ईरान ने, और ऊपर से पीछे उत्तर कोरिया है, 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया सवेरे सवेरे। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।